हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम का अध्ययन आगे जारी रखते हुए 9.1.2 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। क्या सभी जंतुओं में भोजन का पाचन मनुष्यों की भांति ही होता है? देखिए बालक क्या कह रहा है। मैंने गायों को अपना भोजन चबाते हुए देखा है, जबकि उस समय ना तो वे कुछ खा रही थीं और ना ही चर रही थीं। ऐसा क्यों होता है? घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, चित्र 9.6 देखिए बच्चों। ये देखिए, ये गाय है, ये इसकी ग्रास नली है, ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत है और ये आमाशय है, प्रथम आमाशय। और भैंस आंशिक रूप से घास चबाते हैं और उसे निगल लेते हैं, जहां से वह आमाशय में जाती है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे चबाए जाने के लिए वापस मुंह में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है। इन जंतुओं को रोमंथी कहते हैं। गाय दिन के लगभग 8 घंटे अपना भोजन चबाने में लगाती है और पूर्णतः चबाया गया यह भोजन और अधिक पाचन हेतु पुनः आहार नाल में चला जाता है। पक्षियों के दांत नहीं होते, परंतु उनके आमाशय में एक मांसपेशीय प्रकोष्ठ होता है, जिसे पेषणी यानी गिजार्ड कहते हैं। चित्र 9.7 देखिए बच्चों। यह इनकी ग्रास नली है, यह इनका आमाशय है, ये प्रेषणी है। पेषणी ये पीले रंग में जो आपको दिख रही है, और ये इनकी आंत है। पक्षियों द्वारा प्रेषणी की भित्तियों के संकुचन और शिथिलन के माध्यम से भोजन को विघटित किया जाता है, जो प्राय निगले गए छोटे कंकड़ और बजरी की सहायता से होता है। यह दर्शाता है कि जंतुओं ने भोजन के पाचन के विभिन्न प्रकारों के अनुकूलन के लिए अपने आहार नाल की संरचना और प्रकार में कुछ विभिन्नताएं विकसित की हैं। हमने सीखा है कि पचाए गए भोजन के पोषक शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। कुछ पोषक शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, जबकि शर्करा जैसे अन्य तत्व ऊर्जा प्रदान करने हेतु शरीर के अंदर विघटित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक प्रयोज्य ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं श्वसन कहलाती है। आइए अब पता लगाएं कि जंतुओं में यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। 9.2 जंतुओं में श्वसन। हमने कक्षा 6 के अध्याय सजीव विशेषताओं का अन्वेषण में सीखा कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है? आइए पहले हम मनुष्यों में श्वसन प्रक्रिया को समझते हैं। 9.2.1 मनुष्यों में श्वसन। आप जानते हैं कि हम निरंतर श्वास लेते हुए वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। वायु को शरीर के अंदर लेना, अतः श्वसन, तथा वायु को शरीर के बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। शरीर में इस ऑक्सीजन का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या श्वास लेना और श्वसन भिन्न है? आइए पता लगाएं। हम श्वास कैसे लेते हैं? वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वास लेना कहलाती है। भोजन के बिना 1 सप्ताह तक और पानी के बिना 1 अथवा 2 दिन तक जीवित रहना कठिन है, परंतु श्वास लिए बिना हम सामान्यतः कुछ मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? हम सब जीवित हैं क्योंकि हम श्वास लेते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु पादप तथा अन्य जंतु भी श्वास लेते हैं। आइए जानते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। जिस प्रकार आपके पाचन तंत्र में भोजन एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है, उसी प्रकार शरीर में श्वास लेने और श्वसन के लिए भी एक विशिष्ट तंत्र होता है। यह तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, यह मानव श्वसन तंत्र है। यह नासाद्वार है जहां से हम सांस लेते हैं। यह श्वास नली है, ये कुपिकाएं हैं, ये बायां फेफड़ा है, ये दायां फेफड़ा,
ये पसली पंजर है जिसकी सहायता से हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और ये डायाफ्राम डायाफ्राम है। चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। इस तंत्र में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान एक विशिष्ट पथ के द्वारा होता है, जिस पथ से वायु शरीर के अंदर जाती है और बाहर निकलती है। उसमें श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग सम्मिलित होते हैं। ये भाग श्वास लेने और श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। श्वसन तंत्र का आरंभ नासारंध्रों से होता है, जिसे नासाद्वार कहते हैं, जिनसे हम वायु को अंतः श्वसित और उच्छ्वसित करते हैं। चित्र 9.8 यह वायु के एक छोटे युगल पथ से होकर निकलती है, जिसे नासा पथ कहते हैं। क्या आपने अपने नासा द्वार में सूक्ष्म रोमों पर ध्यान दिया है? ये रोम श्लेष्मा के साथ मिलकर हमारी श्वास के साथ आने वाली वायु में से धूल और गंदगी को पाशित कर यानी फंसा लेते हैं। इसलिए हमें नाक से ही श्वास लेनी चाहिए, मुख से नहीं। नासापथ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुसों में जाती है। श्वास नली 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जो दोनों फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में ये शाखाएं पुनः अपेक्षाकृत छोटी और महीन शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिनका अंत छोटे गुब्बारे जैसे कोश में होता है, जिनको कुपिकाएं कहते हैं। चित्र 9.8 में देखिए, ये कुपिकाएं हैं। ये जो छोटी छोटी शाखाओं जैसी बनी है, ये कुपिकाएं हैं। हमारे फेफड़े पसली पिंजर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बच्चों, ये जो हड्डी का बना है ना पसली पिंजर, इसमें हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। विज्ञान एवं समाज। यद्यपि अंतःश्वसित वायु में से बहुत सारी धूल निस्यंदित होकर बाहर रह जाती है, परंतु बहुधा संक्रमण कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान SARS-CO यानी CoV-2 विषाणु ने श्वसन तंत्र को प्रभावित किया था, जिससे श्वास लेने में कठिनाई हुई और इसके फलस्वरूप फेफड़ों की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। आइए हम श्वास लेने की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल बनाकर समझते हैं। क्रियाकलाप 9.2 आइए प्रतिरूप बनाएं। प्लास्टिक की एक चौड़ी पारदर्शी ढक्कनदार बोतल लीजिए तथा इसके पेंदे को हटा दीजिए यानी निचले हिस्से को। बोतल के ढक्कन में एक छेद कीजिए। एक वाई यानी ये देखिए वाई के आकार की खोखली नली लीजिए। ये देखिए नली है वाई के आकार की, जैसे कि चित्र 9.9 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। नली के शाखित सिरों पर बिना फुलाए हुए 2 गुब्बारे लगाइए और उन पर रबड़ बैंड लगाकर उन्हें वायुरोधी बना दीजिए, यानी कि उसमें वायु आर पार ना हो। नली के सीधे सिरे को बोतल के पेंदों में डालते हुए ढक्कन से होकर निकालिए। ढक्कन को चिकनी मिट्टी से बंद करके उसे वायुरोधी बना दीजिए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ की एक पतली शीट तानकर उसे एक बड़े रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। रबर शीट को पकड़कर पेंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.9 का ये देखिए का में कि जब खींचा गया है इसको निचले हिस्से को, तो देखिए जो इसमें बाहर ये जो ये पाइप लगी है, बाहर से हवा खींचती है और इन दोनों गुब्बारों में भर जाती है। लेकिन जब इस निचले हिस्से को छोड़ दिया गया तो ये हवा जो है वो बाहर निकल गई। तो इसी प्रकार हमारे फेफड़े भी कार्य करते हैं बच्चों। जब हम हवा अंदर लेते हैं शरीर के तो हमारे फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं, और जब हम नाक के द्वारा हवा बाहर निकाल देते हैं तो हमारे फेफड़े इस प्रकार सिकुड़ जाते हैं। बोतल के खुले पेंदे पर रबर की एक पतली शीट तानकर उसे एक बड़े रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। तो इसे हमने एक बार और पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। रबर शीट को पकड़कर पेंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.9 का आपने क्या देखा? अब रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़िए और गुब्बारों को देखिए। चित्र 9.9 का आपको गुब्बारों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? जब आप रबर शीट को नीचे की ओर खींचते हैं तो गुब्बारे फूल जाते हैं। इसके विपरीत जब आप रबर शीट को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। जब आप
श्वास अंदर लेते हैं यानी अंतः श्वसन, तो आपकी पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती हैं और आपका वक्ष विस्तरित हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम यानी फेफड़ों के नीचे एक गुंबदाकार पेशी नीचे की ओर गति करता है। चित्र 9.10 का। इससे वक्ष गुहा का विस्तार होता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जब आप श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं यानी कि उच्छ्वसन, तो पसलियां नीचे अर्थात अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम वापस ऊपर आ जाता है। चित्र 9.10 खा में देखिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है, पसलियां बाहर की ओर गति कर रही हैं। देखिए बाहर की ओर गति कर रही हैं। कब? जब वायु अंदर खींची जाती है और जब वायु बाहर धकेली जाती है तो पसलियां अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं। ये देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जिससे वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। चित्र 9.9 में दर्शाए गए प्रतिरूप में गुब्बारे किसे प्रदर्शित करते हैं? रबर शीट किसे प्रदर्शित करती है? इस प्रतिरूप में गुब्बारे फेफड़ों को और रबर शीट डायाफ्राम को प्रदर्शित करती है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। विज्ञान एवं समाज, स्वस्थ जीवन के लिए श्वसन अभ्यास। शताब्दियों से भारत और विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियों में श्वसन अभ्यास किए जाते रहे हैं। प्राणायाम श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य, चित्त शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भली भांति जाना जाता है। लद्दाख में लोग तुम्बो श्वास का अभ्यास करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो ठंडे मौसम में शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने और फेफड़ों के प्रकार को सुधारने में सहायक होती है। इसी प्रकार गहरी श्वास लेने की तकनीकों का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कुछ परंपराओं में गहरी श्वास लेने को मंत्रोच्चार के साथ जोड़ा गया है और इनमें विश्रांति और मानसिक स्पष्टता के संवर्धन हेतु लयबद्ध श्वास नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। हम श्वास के द्वारा क्या छोड़ते हैं? क्रियाकलाप 9.3 आइए खोज करें। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन हेतु। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार दो परख नलियों का और खा में ताजा बनाए गए चूने के पानी की समान मात्रा लीजिए। ये देखिए, इन दोनों में समान चूने की पानी की मात्रा है। परख नली का में पिचकारी अथवा सिरिंज की सहायता से वायु प्रवाहित कीजिए। ये देखिए चित्र 9.11 का में यह वही वायु है जिसे आप अंतः श्वसन में लेते हैं। परख नली खा में स्ट्रॉ का उपयोग करके अपनी मुंह से चूने के पानी में बार बार वायु फूकिए। ये देखिए, चूने के पानी में नली यानी स्ट्रॉ की सहायता से वायु आप फूकेंगे। चित्र 9.11 खा, ये आपने देखा ही है। क्या आपको चूने के पानी के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? परख नली खा में चूने का पानी दूधिया हो गया, परंतु परख नली क में चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ। यह क्या इंगित करता है? चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर दूधिया हो जाता है, जो यह इंगित करता है कि अंतःश्वसित वायु की तुलना में उच्छ्वसित वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं, गैसों का विनिमय कैसे होता है? बच्चों ये देखिए कुपिकाएं, ये बड़े रूप में दिखाया गया है और इसी में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जिसमें रक्त होता है। और ये देखिए इसका बड़ा रूप दिखाया गया है आपको कुपिका का, जिसके अंदर जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और कुपिकाओं को भर देती है। कुपिकाओं की भित्तियां पतली होती हैं जो रक्त से पूरित महीन नलिकाओं से घिरी होती हैं। चित्र 9.12 में जैसे आपने देखा। इसके पश्चात चलते हैं। रक्त शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं तक ले जाता है और वहां से इसे वायु में निर्मुक्त किया जाता है। इसी समय कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपको किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? प्राप्त ऊर्जा केवल भोजन पर ही नहीं अपितु श्वास के साथ ग्रहण की जाने वाली ऑक्सीजन पर भी निर्भर करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे शर्करा यानी ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसके साथ ही ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज को विघटित करने में सहायक होते हैं।
इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा। श्वास लेने के दौरान हम अपने वातावरण से वायु को अंतः श्वसित करते हैं और उच्छ्वसित वायु में अंतः श्वसित वायु की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ध्यान दीजिए कि अंतः श्वसित वायु में उपस्थित पूरी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। चित्र 9.13। कुछ जंतु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के अधिक भाग का उपयोग कर सकते हैं। गैसों का यह विनिमय सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा उत्पन्न करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन मिले। सरल शब्दों में कहें तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन हेतु और ऊर्जा का निर्मुक्त करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमें चलने, दौड़ने, खेलने और यहाँ तक कि सोचने में भी सहायता करती है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि शरीर के अंदर होती है। दोनों प्रक्रियाएं जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती हैं। हमारे शरीर में पोषकों, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र होता है। इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं सम्मिलित होती हैं। हृदय रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर को पंप करता है, जिससे शरीर के सभी भागों में पोषकों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित होता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। विज्ञान एवं समाज। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है और फेफड़ों के कैंसर सहित अनेक श्वसन रोगों के जोखिम को भी बढ़ा देता है। इससे लगातार खांसी आती है और बार बार संक्रमण होता है। धुआं धूम्रपान करने वाले को हानि पहुंचाने के साथ साथ वायु में हानिकारक रसायनों को निर्मुक्त करता है। यह धुआं आसपास के व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति जब इस प्रदूषित वायु में श्वास लेते हैं तो वे भी अनैच्छिक रूप से निष्क्रिय धूम्रपान करने के लिए बाध्य होते हैं। ये निष्क्रिय धूम्रपान बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है। इन जोखिमों के कारण धूम्रपान से बचना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अपितु यह हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। 9.2.2 क्या अन्य जंतु भी मानवों की भांति श्वास लेते हैं? ये देखिए, ये मछली के श्वास लेने में सहायक भाग बने हैं। चलिए पहले अध्ययन करते हैं। आपने सीखा है कि विभिन्न जंतु अलग अलग पर्यायवासों में रहते हैं। आपने चिड़ियों को उड़ने और मछलियों को तैरते देखा होगा। वे कैसे श्वास लेते हैं? जैसे पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली और सांप अपने फेफड़ों से श्वास लेते हैं। यद्यपि इन सभी जंतुओं में फेफड़े होते हैं, परंतु प्रत्येक जंतु में फेफड़ों की संरचना भिन्न होती है। अधिकांश जलीय जंतु जैसे कि मछली क्लोम यानी गलफड़े नामक विशेषीकृत संरचनाएं होती हैं। चित्र 9.14 इसमें देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है क्लोम जिसे गलफड़े कहा जाता है। इनमें रक्त वाहिकाओं की प्रचुर आपूर्ति होती है। रक्त और पानी में घुली गैसों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्लोम के द्वारा होता है। उभयचर जैसे मेढक थल और जल दोनों में जीवन यापन करते हैं। वे अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में श्वास लेने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ टैडपोल जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं। टैडपोल क्या होता है बच्चों? टैडपोल होता है जब मेढक का छोटा रूप। मेढक अंडे होते हैं, अंडे में से जब मेढक निकलता है तो जल में ही रहता है, तब वो पूरी तरह विकसित नहीं होता, तब उसे हम टैडपोल कहते हैं। ये जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं। जबकि वयस्क मेढक मतलब जब मेढक बड़ा हो जाता है, थल पर श्वास लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं, और जब वे जल में होते हैं तब वे त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें जल और थल दोनों में जीवित रहने में सहायता करता है और यह दर्शाता है कि जंतु समय के साथ विभिन्न परिवेशों के लिए कैसे अनुकूलित हुए हैं। केंचुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी नम त्वचा का उपयोग करते हैं। अतः विभिन्न जंतुओं में अपने विशिष्ट पर्यायसों के अनुकूल श्वास लेने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। जीवन के निर्वहन हेतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए
पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त शरीर में अन्य तंत्र भी हैं जो एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। आप इनके विषय में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।